हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर उसमें समुद्रगुप्त के समय आखिर लिखा क्या है। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब भ्रम का पुलिंदा और लिखते हैं कि यह अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ लेख के नीचे समुद्रगुप्त द्वारा धम्म लिपि में पाली भाषा में देवी कुमालाम एमेदान लिखा है। आगे इसी अभिलेख की सबसे निचली पंक्ति में लिखा है यंग धम्म लिपि लिखा। लिखने वाला का नाम देवानाम पी आहा लिखा है। गुप्त काल में देवी नाम का प्रतिनिधित्व समुद्रगुप्त करता था। साथ ही इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा आजीवक लोगों को पाली भाषा में भावनेसु आजीविकेसु यानी आजीवक समुदाय को विद्वान कहकर संबोधित किया गया है। जैसे भावनेसु को स्तंभ लेख में लिखा हुआ आप भी देख व पढ़ सकते हैं। इस अभिलेख में 3 बातों की पुष्टि निश्चित होती है कि सम्राट अशोक ने जिस धम्म लिपि के नाम से संबोधित करते हुए बहुत से अभिलेख को लिखा है, उस लिपि में गुप्त काल में भी धम्म लिपि अर्थात लिपि के नाम से जाना जाता था, जिसका प्रमाण यहाँ लिखा हुआ भी है। जिस प्रकार सम्राट अशोक धम्मिक देशना को देने वाले भिक्षु संघ का प्रिय बनकर देवानाम पिय के नाम से जाने जाते थे, उसी प्रकार गुप्त काल में समुद्रगुप्त भी धम्मिक देशना देने वाले भिक्षु संघ के बीच देवानाम पिय आहा के नाम से जाने जाते थे। और अंत में जिस प्रकार सम्राट अशोक अभिलेख के माध्यम से विद्वान वर्ग और समण वर्ग लिखे गए थे, उसी प्रकार गुप्त काल में भी विद्वान वर्ग को ब्राह्मण कहा जाता था, जिसे अभिलेख में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर निश्चित करना कि यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण अर्थात विद्वान वर्ग। ऐसे तो आज के भ्रमशाली लेखकों सहित काफ़ी लोग जो गुप्त काल के सम्यक संस्कृति से अलग स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं, या कुछ लोग अपनी लेखनी द्वारा गुप्त काल को भ्रमिक संस्कृति का पोषक कहते रहते हैं। लेकिन आज सभी लोगों को पता है कि गुप्त काल के समय अनेक विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान हुआ करते थे। जिन शिक्षण संस्थानों के पोषक गुप्त शासक थे, उन संस्थानों की पुष्टि भारत का पुरातात्विक विभाग करता है और उत्खनन में उन सभी का साक्ष्य मिलता है जो आज दर्शनीय है। इन्हीं शिक्षण संस्थानों का वर्णन गुप्त काल के समय आए यात्री हैंसांग, इत्सिंग और फायान ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। गुप्त काल के बाद वर्धन काल के समय चीनी यात्री वैनसांग का आना हुआ। उसने भी सम्यक संस्कृति का बखान किया है, लेकिन उस यात्रा वृत्तांत को अनुवाद करने वाले भ्रमिक पुत्रों ने कुछ शब्दों की व्याख्या उद्देश्य से विकृत कर दिया है, जिसका कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। गुप्त काल के समय किसी भी शिक्षा केंद्रों से पढ़ने वाले देशी विदेशी छात्रों में कोई भी एक छात्र सम्यक संस्कृति के ज्ञान के विपरीत नहीं मिला। सबसे मजे की बात की गुप्त काल में शिक्षा का उच्चतम शिखर पर होने के बाद भी कहीं से कोई वैदिक ग्रंथ अर्थात देवनागरी में लिखा हुआ संस्कृत या धम्म लिपि में लिखा हुआ अभी तक नहीं मिला है। इसके उलट समुद्रगुप्त की मुद्रा मिली है, जिस पर धम्म लिपि में समुद्रगुप्त लिखा हुआ है। याद रखना, धम्म लिपि में समुद्रगुप्त लिखा है, ना कि समुद्र। द्रा की मात्रा
नहीं है। गुप्त काल की एक और मुद्रा मिला जिस पर घोड़ा और उस पर सवार व्यक्ति है। उस मुद्रा पर धाम्य लिपि में चंद गुप्त लिखा है। इसकी लिखावट का स्वरूप उत्तरकालीन धाम्य लिपि में है। याद रखना, उत्तर गुप्तकालीन धाम्य लिपि का है, जिसे आप देख सकते हो। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल तक एक भी ब्रह्मवंश को मदद करने वाला लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लिखित एक शिलालेख सांची से मिला है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि गुप्त वंश के सभी सम्राट सम्यक संस्कृति के पोषक ही नहीं वरन सम्यक संस्कृति के अनुगामी भी थे। आप लोग सांची से प्राप्त धाम्य लिपि का अभिलेख को देखें, जिस पर नीचे से चौथी पंक्ति दाहिने में चंद्रगुप्त सांची लिखा है। आप लोग देख और पढ़ सकते हैं। गुप्त काल का समय काफी लंबा समय रहा है, जिसमें शिक्षा का क्रमिक काफी विकास हुआ है। उसी शिक्षा के क्रमिक विकास की देन है कि गुप्त काल में धाम्य लिपि की लिखावट कुछ घुमावदार हो गई थी। यह लिपि लेखन की विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो आज भी किसी लिपि के लेखन के साथ देखने को मिलता है। गुप्त काल के समय बहुत से शिक्षण संस्थान थे, जिसमें पाठन पठन हेतु शिलाभिलेख ताम्राभिलेख मिला है, लेकिन कहीं पर भी कोई भ्रामक मान्यता की कोई लिपि या कहानी साक्ष्य नहीं मिला है। फिर कुछ लोग हाथी घोड़ा का फोटो देखकर गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ क्यों करवा रहे हैं? क्या गुप्त काल का यज्ञ बखान लिखवा नहीं सकते थे? जो शासक शिक्षण संस्थानों का पोषक रहा हो, भला वैसे शासक को लिखने वाले की क्या कमी हो सकती है? गुप्त काल के पास तो विद्वान वर्ग नागार्जुन, शीलभद्र, धम्मपाल, चंदपाल, गुणमती जैसे लोगों का खजाना था। फिर भी ब्रह्मवंशी का कोई भी वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, रामायण जैसे तमाम ग्रंथों का लेखन नहीं हुआ था। आखिर ऐसा क्यों? यह सवाल पैदा होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उसमें गुप्त काल के समय और समुद्रगुप्त के समय संस्कृत भाषा का कोई भी प्रमाण साबित नहीं होता है। तो यदि आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।